बंद कर दो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जयनारायण कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप इस समय एक बार सारे पाठ्यक्रम को, 12th के सारे पाठ्यक्रम को आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस समय पुनः अभ्यास, रिवीजन में लगे हुए हैं। तो जितने भी पाठ हैं, उन पाठों के अंत में जो पैराग्राफ दिए हुए हैं, उन पैराग्राफों में से अधिकतर पेपर सेट भी होता है और इसलिए उसमें दिए हुए कुछ प्रश्न रहते हैं। उन प्रश्नों को हम कैसे छांटें, किस तरीके से उसको हल करें, ये सारी चीज़ें हम लोग इन वीडियो के माध्यम से अभी हल करेंगे। पीडीएफ भी हम लोगों ने बनाई हुई है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, तो आपको समझ में आएगा। देखेंगे आप इसमें सबसे पहले ये जो पाठ है वह है भाषा और आधुनिकता। गद्य में पाठ है भाषा और आधुनिकता। लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रो जी सुंदर रेड्डी, ऐसे करके इनका नाम है लेखक का। तो लेखक ने भाषा के ऊपर, भाषा में आधुनिकता कैसे लाई जाए, इस चीज़ में आधुनिक रूप से भाषा में कैसे कैसे परिवर्तन होने चाहिए, भाषा एक गतिशील होती है, तो इस प्रकार से कई चीज़ों को इसमें समाहित किया हुआ है। भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हैं, इन सब चीज़ों पर इसमें विचार किया है। तो देखें ध्यान से, प्रस्तुत जो गद्यांश है उसके पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो ये 2 नंबर का काम आपका पूरा हो गया। इसी क्रम में अब रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश देखें आप, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। अर्थात जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक आविष्कार होने के कारण जो संस्कृति है, उस संस्कृति में हलचल पैदा हुई है, कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो उन हलचलों को हम शब्द रूप में व्यक्त करने के लिए भाषा के जो पुराने, जो परंपरागत जो प्रयोग हैं, वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उनके द्वारा हम वैज्ञानिक युग में पार नहीं पाएंगे। इसलिए हमें नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए नए शब्दों की आवश्यकता है। ठीक है, नए नए शब्द उसमें हम डालें। ठीक, इसमें देखें अगला, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? प्रस्तुत जो गद्य अवतरण है उसके माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक हलचल उत्पन्न हो रही, संस्कृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन को हम शब्द रूप में व्यक्त करने के लिए जो परंपरागत जो भाषा के प्रयोग हैं वो पर्याप्त नहीं है। पुरानी जो भाषा है, पुराने जो शब्द हैं वो पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें नए नए शब्दों को, वैज्ञानिक शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। नए नए भावों को व्यक्त करने के लिए नए नए हमें शब्दों की खोज करनी पड़ेगी, ऐसा इसको बताने का, इस बात में बल दिया है। नए नए शब्दों, उनके प्रयोग खोज करने पर बल दिया है। संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो संस्कृति का अटूट अंग क्या है? भाषा है। भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। देखिए आप, उत्तर आपको मिल जाएगा पढ़ने से। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? आप इसको पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको मिलेगा कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। वाक्यांश देखें, उसकी गति यानी किसकी? संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। उसकी जो विशेषण दिया हुआ है, अर्थात जो संस्कृति की गति है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इस प्रकार हम लोग शब्दों का चयन ठीक से करें और इस पैराग्राफ में से भी हम शब्दों को ढूंढ सकते हैं, अपने प्रश्न को सहायता से, सरलता से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखें ध्यान से। अब देखें आप, रेखांकित अंश दिया हुआ है। पाठ का नाम और लेखक का नाम तो सेम है। अगर आपका समय है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी कक्षा 12 के गद्य खंड में भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक, तो भी 2 नंबर का ये प्रश्न हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार हो रहा है। जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति मानव को प्राप्त हुई है, वैसे ही वैसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जो भी कोई आविष्कार कहीं किया जाता है तो उस आविष्कार के लिए, उस आविष्कृत चीज़ के लिए एक नया नाम दे दिया जाता है। कहीं स्पुतनिक नाम दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, उसे नई संज्ञा दी जाती है, नया नाम दिया जाता है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। जिस देश में वो आविष्कार हो रहा है, जिस क्षेत्र में हो रहा है, वही देश उसके लिए नया नाम देता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किया जाता है, और वही नाम, जो नाम उस देश ने दे दिया, वही नाम आविष्कृत चीज का सब जगह चलता है। अगर हर देश उस वस्तु का अलग अलग नाम रख देंगे फिर समझने में कठिनाई होगी और सब लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसके आशय को इस प्रकार से बना करके लिख दें, कुछ शब्द चेंज कर दें, कुछ परिवर्तन, शब्दों का अर्थ बदल दें, कुछ अपने पास से शब्दों को जोड़ें। इस प्रकार से ये व्याख्या आपकी बन जाती है। कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है? अर्थात जिस देश में उस चीज का निर्माण होता है, जिस देश में उस चीज की सृष्टि की जाती है, वही देश उस देश के आविष्कार के लिए, नया नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। इस तरीके से आप इसको शब्द को छांट सकते हैं। उत्तर को, ये उत्तर यहां से हो जाएगा, उत्तर यहां से लेकर यहां तक। फिर है, यदि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो क्या होगा? हर देश अगर उस चीज के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। जैसे रेडियो का आविष्कार अगर कहीं किया गया तो रेडियो नाम ही सब जगह चलाना ठीक है, रेडियो को कोई और नाम दे देंगे तो फिर वो उसमें भ्रम पैदा हो जाएगा समझने में। टेलीविजन, कहीं टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो टेलीविजन जो नाम जिस देश ने दे दिया वो ही सब जगह चलना चाहिए। तो आसानी से हम टेलीविजन को मांगेंगे, आदमी उठा के दे देगा किसी भी जगह पर। इस तरीके से अलग अलग नाम देंगे अगर सभी देश, तो उसको समझने में दिक्कत होगी। नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है? नई चीज़ें आविष्कृत क्यों हो रही हैं? विज्ञान की प्रगति के कारण। जो समाज में, देश में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, वैज्ञानिक प्रगति के कारण नए नए आविष्कार हो रहे हैं। जब तक ये वैज्ञानिक प्रगति नहीं थी तब तक क्या इतने अधिक आविष्कार, इतने अधिक अनुसंधान, ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, खोजें? लेकिन अब आजकल हो रही हैं क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति हम लोगों को मिल चुकी है। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाए, नए नए मुहावरे, नई नई रीतियां, ढंग, भाषा बोलने के ढंग हैं, ऐसे युक्त भाषा को जब हम व्यवहारिकता प्रदान कर देते हैं, इसको जब हम अपने जीवन के नित्य कार्य में, उसको बोलचाल में ले आते हैं, तो भाषा में समझ लीजिए कि आधुनिकता आ गई है। तो भाषा में गतिशीलता आ जाती है, भाषा आधुनिक बन जाती है, नए नए उसमें प्रयोग कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्द के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। अगर नए नए शब्द हमने आधुनिक विचारों के अनुसार गढ़ लिए और उनको व्यवहार में अगर हम नहीं लाए तो भाषा का विकास नहीं होगा। तो इस तरीके से ये रेखांकित अंश को आप व्याख्या में समझें। किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता? आधुनिक विचारधाराओं के, युगीन विचारधाराओं के अनुरूप अगर हमने नए शब्द मात्र गढ़ लिए, नए शब्द अगर हमने मात्र बना लिए और उनको गढ़ने मात्र नए शब्द गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। अर्थात जब उनको व्यवहार में लाएंगे तो भाषा का विकास होगा, वो बोले जाएंगे। तो ये दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्द गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता और विकास नहीं होता। किन चीजों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखिए आप इसमें। नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को, नए नए पारिभाषिक जो शब्द हैं और जो नई नूतन जो प्रणालियां हैं, नई शैली है, भाषा शैली, जब उनको हम व्यवहार में लाएंगे, उनको प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भाषा आधुनिकता का रूप ले लेगी, भाषा आधुनिक बन जाएगी। प्राचीन परंपरागत प्रयोगों को ना करें बल्कि आधुनिक जो पारिभाषिक नए नए शब्द हैं उनको नई नई शैली, नई नई प्रणालियों, पद्धतियों के माध्यम से जब व्यवहार में लाएंगे
तो भाषा को आधुनिकता प्रदान हो जाएगी। उपयुक्त पदयांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है, पूरे का सार इसमें आपको बता देना है। अर्थात नए शब्द, नए मुहावरे, नए रीतियों के प्रयोग को जब हम व्यवहारिकता में लाएंगे तो भाषा में आधुनिकता आ जाएगी। दूसरी एक बात ये भी बताई है कि हम नए जो आधुनिकता के अनुसार नए शब्दों का अगर हम गठन कर लें तो हम उनको व्यवहार में लाएं, ये बात बताई गई है। दूसरा एक और भी कही है, नए नए पारिभाषिक शब्दों को हम नई नूतन प्रणालियों के अनुसार जब उनको हम अपने व्यवहार में लाएंगे तो भाषा में आधुनिकता आ जाएगी। इन सारी बातों को इसमें बताया गया है। यानी हम अपनी भाषा को नए नए शब्दों का आधुनिक युग के अनुसार प्रयोग करें और उनको नई नूतन शैली प्रणालियों के अनुसार व्यवहार में लाएं, यह बात इसमें बताई गई है। इस तरीके से आप पूरे गद्यांशों को ठीक से समझते हुए चलिए। आगे देखें। इसमें देखेंगे आप एक और नया पैराग्राफ इसमें जुड़ गया है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। इस रेखांकित अंश में आपको बता रहा हूँ, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। जब हम शब्दों का अभाव हमारे पास होगा तो निश्चित रूप से भाषा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो भाषा की जो साधारण इकाई है शब्द है, और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए शब्द चाहिए। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। भाषा में विकासशीलता कब आती है? जब अच्छे शब्द होते हैं, अच्छे शब्दों का व्यवहार में प्रयोग होता है, तो निश्चित रूप से भाषा में जो है वो विकासशीलता हो। भाषा विकसित है, भाषा विकासशील है, ऐसा कहा जा सकता है। देखें, पाठ का नाम, लेखक का नाम पूर्ववत आप समझ ही गए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको अभी हमने बताई। भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर भाषा में विकासशीलता शुरू होती है। ये बात इसमें बताई गई है। यहाँ से लिखेंगे, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, अर्थात शब्दों का विकास, शब्दों का बढ़ना, शब्दों का व्यवहार में लाना, ये सब भाषा विकास के विकास के स्वरूप हैं। अभिकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है? अभिकृत ढंग, इसमें बताया गया है कि सामाजिक व्यवहार में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार ले लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास हो जाता है। नए नए शब्दों का गठन हो जाता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अभिकृत ढंग से उधार ले लिए गए शब्द, अर्थात जो विदेशी भाषाओं से सीधे हम अभिकृत ढंग, बिना किसी परिवर्तन के उन शब्दों को ज्यों को त्यों ले लेते हैं। भले ही उन शब्दों से काम चलाऊ माध्यम से वो प्रयुक्त हो जाएं शब्द, उनसे हम काम तो चला सकते हैं, लेकिन वो साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। कुछ ऐसे विदेशी शब्द जिनको हम ले लेते हैं, काम चला लेते हैं उनसे, लेकिन वो साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। और यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो हम विदेशी भाषाओं से जो शब्द ले लेते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते, उनसे हम काम तो चला लेते हैं, काम चलाऊ रूप से तो वो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वे हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे साहित्यिक दायरे के अनुसार मूल प्रकृति के शब्द नहीं हैं। अर्थात उन शब्दों को जब साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है, साहित्यिक रूप से जब उनको परिष्कृत करते हैं और उनको अपनी मूल प्रकृति के अनुसार जब उनको लाते हैं, भाषा की अपनी मूल प्रकृति के अनुसार जब उनका हम परिशोधन कर देते हैं, तो यानी किसी भी बिगड़े हुए शब्दों को, विदेशी शब्दों को जब हम साहित्यिक स्वरूप प्रदान कर देते हैं, साहित्यिक रूप से परिष्कृत कर देते हैं, तो वो अपने मूल प्रकृति से में आ जाते हैं। यही इसका आशय है। इसमें बताया भी, देखिए इसमें कि विदेशी भाषाओं के सीधे अभिकृत ढंग से जो शब्द लिए जाते हैं वो काम चलाऊ रूप से तो प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन साहित्यिक दायरे में उनका कोई महत्व नहीं होता है। और जब साहित्यिक रूप से उन्हें जब परिशुद्ध कर दिया जाता, परिष्कृत कर दिया जाता है, तो वो अपने मूल प्रकृति से जुड़ जाते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। तो उन्हें जो है यही मूल प्रकृति का आश्रित है।
अर्थात बिगड़े हुए शब्द जब वो साहित्यिक रूप से परिष्कृत कर दिए जाते हैं तो वह मूल प्रकृति में आ जाते हैं। यही इनका आशय है। साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है? लिखा है, उन्होंने बताया है, यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। विदेशी भाषा के शब्दों को, जो कि बिल्कुल ऐसे ही गढ़ंत शब्द हैं, मनगढ़ंत शब्द हैं, जो अनायास ही गठित हो जाते हैं, ऐसे शब्द को जब हम साहित्यिक रूप से जब उनको परिष्कृत कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो साहित्यिक दायरे में आ जाते हैं। साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को लाकर उनको साहित्यिक रूप से उनको परिष्कृत करना पड़ता है, शोधित करना पड़ता है, तो वो साहित्यिक दायरे में आ जाते हैं। साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, यदि ग्रहण करना पड़े तो उस भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे पाठ को आप ध्यान से समझते हुए चलें। आपने पूरा पाठ ध्यान से अभी पढ़ा होगा। सभी मित्रों में अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक से जुड़ जाएं, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जब आप जुड़ेंगे तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। पूरा पढ़ते रहिए। ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर ही आपकी सारी परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं, इसलिए घबराइए नहीं, अंत तक पढ़ते रहिए। और यदि आप इस तरीके से पढ़ते रहें तो कहते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास करने से व्यक्ति कुशल बन जाता है। निश्चित रूप से जब कई बार आप किसी मार्ग को तय कर लेंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने जब पहली बार में इस पाठों को पढ़ाया था तो इसमें भी गृहकार्य के रूप में पैराग्राफ भेजे थे, लेकिन फिर आपको एक बार प्रश्न को छांटना, उनका बार रिवीजन कराना, ये इस करने से आपके अभ्यास में ये चीज़ आ जाएगी तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। करते रहिए और समझते जाइए। धन्यवाद।